हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा बनने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आज का जो हमने टॉपिक लेकर आया है वो हमारा है बायोलॉजी का क्लास 11 में 10th चैप्टर है। तो इसमें हमें क्या है कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन यानी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था कि इसमें जो पढ़ना है सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन जो है उसकी हिस्ट्री क्या है। सेल डिवीजन के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोगों को देखना है। तो पहले इसमें क्या करना है, देखो एक साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो, तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में बताया, क्या बताया कि कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यानी कोई भी सेल अगर उसका निर्माण हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके निर्माण से पहले कोई पुराना सेल रहा होगा, पैरेंट सेल रहा होगा, फिर पैरेंट सेल से ही उसके नए सेल का निर्माण होगा। तो इन्होंने यही बताया, रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि किसी भी कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हमारे आते हैं स्ट्रासबर्गर। इन्होंने 1870 में ये डिस्कस किया कि जो हमारा प्लांट होता है यानी पादप, तो प्लांट सेल में भी सेल डिवीजन का वर्णन किया उन्होंने, मतलब बताया कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें भी सेल डिवीजन की प्रक्रिया या सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। उन्होंने 1870 में बताया। फिर आते हैं हमारे डब्ल्यू फ्लेमिंग, सर डब्ल्यू फ्लेमिंग आते हैं। इन्होंने 1882 में बताया किसके बारे में, इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया, इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया कि एनिमल सेल में भी सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो होता है। और ये भी बताया सबसे पहले जो माइटोसिस शब्द का जो सबसे पहला प्रथम बार प्रयोग अगर किया था किसी ने, वो इन्होंने किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग सर डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में जंतु कोशिकाओं के विभाजन के बारे में बताया, इनमें सेल डिवीजन होगा। और सबसे पहले माइटोसिस शब्द का भी प्रथम बार प्रयोग भी इन्होंने किया। फिर आते हैं हमारे व्हाइटमैन। तो व्हाइटमैन ने 1887 में बताया कि कोशिका द्रव्य विभाजन का अध्ययन किया। यानी व्हाइटमैन ने 1887 में कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होता है, इस बात का जो सबसे पहला अध्ययन किया था वो हमारे किए थे सर व्हाइटमैन ने। वो भी कब किए थे, 1887 ईस्वी में, 1887। फिर फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो है फार्मर तथा मूर। फार्मर और मूर जो थे उन्होंने 1905 में मियोसिस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। माइटोसिस शब्द को डब्ल्यू फ्लेमिंग ने और जो मियोसिस शब्द था उसमें फार्मर तथा मूर ने मियोसिस शब्द का प्रयोग किया। माइटोसिस मियोसिस के बारे में उसका शब्द का प्रयोग हो चुका। अब इसके बाद जो हमारा आएगा उसके बारे में आएगा सेल डिवीजन या सेल साइकिल। तो हार्ट ब्रोमकेल ये तो साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने 1953 में ये बताया कि जो कोशिका चक्र होती है, उन्होंने कोशिका चक्र की विभिन्न फेजेस यानी सेल डिवीजन जो था या सेल साइकिल जो था उसके भी डिफरेंट जो फेज है उस फेज का इन्होंने वर्णन किया। सबसे पहले उसके बारे में इन्होंने बताया। ओके, उसके बाद आगे हमें देखना है क्या कि व्हाट इज ए सेल साइकिल। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है टॉपिक हमारा कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है कि कोई भी घटना यानी घटनाओं का वह क्रम जिसमें एक कोई सेल है, एक सेल से पुनः किसी नए सेल का निर्माण होने तक का जो घटनाक्रम होता है वो क्रम हमारा कहलाता है कोशिका चक्र। यानी एक सेल से दूसरे सेल तक बनने का बीच का जो साइकिल होता है, बीच का प्रोसेस होगा वो हमारा कहलाएगा सेल साइकिल।
ओके, अगर इसके हम डिफिनेशन की बात करें तो इसमें हमें लिखना है कि घटनाओं का वह क्रम जिसमें एक नई कोशिका में वृद्धि और विभाजन होता है सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहलाता है। यानी हम लिख देते हैं इसका डिफिनेशन की घटनाओं का वह क्रम जिसमें एक नई कोशिका वृद्धि, जिसमें एक नई कोशिका में वृद्धि व विभाजन होता है संभवतः या सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहलाता है। ओके, सेल साइकिल क्या है उसका पता चल गया। किसी भी घटनाओं का वह मतलब कोई घटना है और उस घटना का एक ऐसा क्रम जिसमें कोई एक नई कोशिका में कोई एक नया सेल, इस नए सेल में वृद्धि और विभाजन के बाद से वृद्धि हुआ और ये फिर डिवाइड होकर विभाजन हो गया, ये 2 सेल 4 सेल जितने भी सेल में डिवाइड हो गया, तो विभाजन होता है जो उस विभाजन को हम सम्मिलित रूप से यानी उस प्रोसेस को पूरे हम सम्मिलित रूप से मिलाकर कह सकते हैं कि ये हमारा एक कोशिका चक्र है। ओके, अब कोशिका चक्र के बारे में हमें जो आना है वो है कोशिका चक्र की अवस्था। केवल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कोशिका चक्र हो गया। अब कोशिका चक्र में जो हमें पढ़ना है हाँ, तो उसके बाद कौन सा टॉपिक हमारा कोशिका चक्र की अवस्था है। कोशिका चक्र की अवस्था है। ओके, जो हमारा सेल साइकिल का जो प्रोसेस है उसमें कितने फेज होते हैं, अब इस फेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। ओके, तो इसमें जो फेज होंगे उसको हम लिख देते हैं कि कोशिका चक्र या डायट लिख देते हैं कि इसमें मुख्यतः 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला जो फेज होगा हमारा वो होगा इंटरफेज। आप लोग इसका जो ये वर्ड जो है फेज के या उसके जो डिवीजन में जो भी हमारे पार्ट्स आते हैं उस सब का जो मतलब नाम है उसको अगर आप इंग्लिश में याद करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि हिंदी आप बहुत करेंगे इंटरमीडिएट तक हिंदी का यूज़ करेंगे, उसके बाद आगे आपको ग्रेजुएशन करना होगा या नीट का या किसी भी तरीके से इसका मेडिकल लाइन जाना होगा तो आपको इंग्लिश वर्ड का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर अभी से जाएंगे इसलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश वर्ड की यूज़ कर रहा हूँ। इंटरफेज या हम इसी को बोलते हैं क्या, रेस्टिंग फेज भी, और ग्रोथ फेज भी इसी को बोलते हैं, ग्रोथ फेज। ओके, अगर हिंदी की बात करेंगे इंटरफेज को हम बोलते हैं अंतावस्था या इसी को हम वृद्धि अवस्था भी बोलते हैं। ग्रोथ फेज है तो एक वृद्धि अवस्था होगी। और सेकंड जो हमारा आएगा वो जाएगा यम अवस्था या यम फेज। इसी को हम डिवीजन फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल का जो डिवीजन होगा डिवीजन फेज, इसी फेज में सेल का जो डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है, इसी फेज में डिवाइड करता है। ओके, इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमें
इसमें सबसे पहले जो पढ़ना है, सबसे पहले हम इंटरफेस या ग्रोथ फेज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो स्टडी हमारी होगी वो होगी इंटरफेस। इंटरफेस की अवस्था क्या होगी, देखो इंटरफेस, इंटर मतलब मध्य, जानते हैं अंतावस्था या बीच की अवस्था। जब कोई सेल डिवाइड मतलब वृद्धि जब डिवीजन के लिए तैयार हो जाए, यानी सेल में वृद्धि और मतलब विकास हुआ, उसके बाद ही इसमें डिवीजन हुआ। तो डिवीजन होने के पूर्व की और नए सेल के निर्माण से डिवीजन होने के पूर्व की जो भी अवधि या जो भी हमारा पीरियड होगा वो सारा हमारा आता है इसमें इंटरफेज अवस्था में, जिसमें सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है, अपनी जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर लेता हो, उसके बाद जो भी उसके सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें मतलब उसका निर्माण हो जाए और ये सेल डिवीजन के लिए पूरी तरह से तैयार कंप्लीट हो जाए। तो ये अवस्था जो हमारी कहलाएगी वो इंटरफेज अवस्था कहलाती है, इंटरफेज कहलाती है। ओके, अब इस अवस्था में जो मुख्यता है, पहले इस अवस्था में कौन कौन से जो किन चीज़ों का हम देखते हैं विकास होता है, मतलब सेल डिवीजन होने से पूर्व जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता से एक सेल को डिवाइड होने के लिए पड़ती है वो कौन कौन सी चीज़ हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उसके बारे में अब हम यहाँ पर जानेंगे। हाँ, तो जो इंटरफेज हमारा है इसके बारे में हम इन चीज़ों का डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमें पहला दिख रहा है कि जो इंटरफेज है उसमें कोशिका इस अवस्था को निम्नलिखित घटनाओं में घटित होती है। जो इंटरफेज की अवस्था यानी कोशिका की ये अवस्था डिफरेंट फेज में जो होगी वो घटित होगी। पहली अवस्था इसमें जो हमारी होगी वो क्या होगी, देखो इसमें जो होगा गुणसूत्र लंबे व कुंडलित होते हैं। इस अवस्था में जो गुणसूत्र हमारा होगा यानी क्रोमोसोम वो क्या होगा, कुंडलित हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जो कि क्रोमैटिन तंतु बनाते हैं। कुंडलित और लंबे होकर के क्रोमैटिन फाइबर्स का निर्माण करते हैं और क्रोमैटिन जो फाइबर होंगे वो जाल सदृश दिखाई देने लगते हैं। जब क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण हो जाएगा तो हमें जाल जैसी संरचना ऐसे 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 इस तरीके से सब स्ट्रक्चर हमको दिखाई देने लगेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि जो डीएनए होगा, डीएनए का गुणन होता है जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए की क्या होगी, मात्रा दोगुनी हो जाती है। जाहिर सी बात है जब डीएनए का गुणन होगा, गुणन की मतलब मल्टीपल, जो हमारा ये यहाँ पर डीएनए होगा यानी ये इसमें क्या होगा, डीएनए गुणन होगा जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। तीसरा, राइबोसोमल आरएनए तथा राइबोसोमल प्रोटीनों के जमाव के कारण जो कि न्यूक्लियोलस हमारा होगा उसका आकार बढ़ जाएगा। यानी राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन के जमाव के कारण जो न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस जैसे मान लें हमारा न्यूक्लियोलस है, इस न्यूक्लियोलस के ऊपर राइबोसोमल आरएनए और कुछ प्रोटीन्स का जमा हो जाएगा और जमा होने के नाते ही इसका जो आकार है वो थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद जो थर्ड हमारा आता है क्या कि फोर्थ, जंतु कोशिका में जो हमारा सेंट्रोमियर्स होता है, सेंट्रोमियर का गुणन हो जाता है जिससे जो होगा सेंट्रोमियर है उसका गुणन होगा और गुणन होने के बाद तर्क रूपी उपकरण का निर्माण हो जाता है। किसका, तर्क रूपी उपकरण का, यानी तर्क मतलब क्या हो, जिससे जो निकला होता है ना उसको तर्क रूपी उपकरण का निर्माण हो जाता है। ओके, इतना क्लियर है। अब इसके बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसमें जो ये फेज हमारा है, अब हमारा ग्रोथ फेज भी डिवाइड होता है। जो हमारी ये अवस्था होती है कौन सी, ग्रोथ फेज की, ग्रोथ फेज की अवस्था वो डिवाइड होती है कितने में, विभाजित होती
विभाजित होती है किसमें, G1 में S और G2, G1S तथा G2। ओके, तो ये हमारा ग्रोथ फेज यानी जो अंतावस्था हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, G1, S और G2। ओके, ये S है, G1, S और G2, ये 3 फेज इसके हो गए। अब इन तीनों फेजों को हम क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फेज हमारा आएगा वो आएगा G1 फेज। ओके, तो पहले हम इतना इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो जहाँ हम लोगों ने देखा कि ये जो ग्रोथ फेज की अवस्था है, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इसमें 3 फेज होंगे हमारे, G1, S और G2। ओके, अब G1, S, G2 ये तीनों फेज जो है हमको पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको पढ़ना है। तो G1 फेज जो हमारा होगा, ये अवस्था जो होगी सेल डिवीजन या सेल साइकिल, जो ये अवस्था होती है हमारी, या कोशिका विभाजन के पश्चात और डीएनए संश्लेषण के मध्य की अवस्था होती है। यानी कोशिका जब विभाजित होगी वहां से लेकर के और कोशिकाओं में जो डीएनए संश्लेषण होता है वो उसके बीच की ये अवस्था होती है, और इसे प्रथम अंतराल या प्रथम वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। यानी प्रथम, इसको ग्रोथ फेज भी हम बोल सकते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज अवस्था भी कहते हैं। और यह सेल साइकिल का कुल 30 से 50% का समय लेता है। मतलब जो हमारा पूरा सेल साइकिल है, अगर हम उसको 100% में मान कर चलते हैं तो उस 100% का केवल 30 to 50% जो टाइम या ड्यूरेशन हमारा होगा वो केवल इस साइकिल में हमारा यानी G1 फेज में ही कंप्लीट होता है। 30 to 50% जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा वो G1 फेज का होगा। उसके बाद G1 फेज का ड्यूरेशन विभिन्न कोशिकाओं में भिन्न होता है। मतलब अलग अलग जो सेल्स होंगे हमारी, उन सभी सेल्स में जो हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, साइकिल की जो ये अवस्था है हमारी, वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट होगी। ओके, उसके बाद देखिए आरएनए का संश्लेषण होने के कारण, जब इसमें इस अवस्था में जो आरएनए का संश्लेषण होता है, तो इस आरएनए संश्लेषण होने के कारण इस अवस्था को प्रथम वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं बता, प्रथम अंतराल या प्रथम वृद्धि अवस्था कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आरएनए का फर्स्ट जो होगा हमारा वो सिंथेसिस होगा, मतलब आरएनए का पहला संश्लेषण, प्रथम संश्लेषण जो होगा वो इसी अवस्था में होता है, इसलिए इसको हम प्रथम वृद्धि अवस्था कहते हैं। उसके बाद इस अवस्था में गुणसूत्र लंबे व पतले होते हैं और ये एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं। मतलब जो हमारा क्रोमोसोम होगा तो वो लंबा हो जाएगा, लंबा और पतला होने के कारण, भाई लंबा है पतला है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे में आपस में उलझ जाते हैं, तो लिपटे रहते हैं, जो पूर्ण रूप से फैल कर क्रोमैटिन के रूप में, यानी क्या बोलते हैं उसको, जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, रूप में फैल कर क्रोमैटिन जैसे रूप में दिखाई देते हैं। इस अवस्था को हम दिखाई देंगे। उसके बाद इस अवस्था में जो हमारा आरएनए, टीआरएनए तथा एमआरएनए, तीनों प्रकार के जो आरएनए होंगे वो तीनों प्रकार के राइबो न्यूक्लिक अम्लों का अनुलेखन होता है। मतलब इस अवस्था में आरआरएनए, टीआरएनए तथा एमआरएनए तीनों प्रकार के राइबो न्यूक्लिक अम्लों का अनुलेखन होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया जो जीवन अवस्था हमारी होगी, यानी जीवन फेज है। तो जीवन फेज के अंत में कोशिका या तो यस फेज में मूव करेगा। भाई अब डिवीजन के लिए हमें बताया 3 स्टेप है, तो पहले जीवन फेज हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद या तो G2 में जाएगा या तो G0 में चला जाएगा। अब देखो अगर GS में जा रहा है तो इसका मतलब आगे का जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो तो आगे बढ़ेगा, और अगर ये G0 फेज में चला जाता है, G0 फेज में जाता है, तो वहाँ पर ये अविभाजित अवस्था है। जो G0 हमारी होती है वो एक अविभाजित अवस्था है। ओके, और यह कोशिका के ऊपर निर्भर करता है, कोशिका मतलब कितना मतलब ज़्यादा है, जैसे इन्फेक्ट है या रोगी है तो उस हिसाब से ये करता है। अगर वो जितने ज़्यादा कोशिका का मतलब हाल खराब रहता है एक तरीके से मान लो, तो ये अवस्था उतनी ही बड़ी होगी। और इस अवस्था में जाने के बाद कोई भी सेल डिवीजन नहीं करता है या किसी भी सेल का डिवीजन नहीं होगा। ओके, और आगे का जो नेक्स्ट हमारा यस और G2 फेज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस वीडियो को देखें, पढ़ें, समझ सकें
और हाँ, एक जरूरी बात कि मैं यहाँ पर जो भी बताता हूँ प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप इसको रिवाइज कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।